गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 1 राख की रस्सी पढ़ाने जा रही हूँ। आपने नाम सुना है राख का? कभी सुना तो होगा। राख क्या होती है देखी भी होगी। राख क्या होती है, उसकी हम रस्सी बना सकते हैं। आप इस पाठ का नाम सुनकर आपको हैरानी नहीं हुई कि राख की रस्सी कैसे होगी, राख की रस्सी कैसे बनती होगी? ठीक है, तो राख कैसे बनती है बच्चों? जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, उसको जलाने के बाद जो कण जो अवशेष बच जाते हैं उसे हम राख कहते हैं। तो उससे कुछ बन सकता है? नहीं। ठीक है, लेकिन इस पाठ में राख की रस्सी बनाई गई है। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना पाठ, राख की रस्सी। राख की रस्सी कैसे बनती है देखिए। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सैनगापों के मंत्री थे। जो लोनपोगार है वो तिब्बत का जो 32वें राजा है सोनगव सैन, उसके मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही दूर दूर तक मशहूर थे। उनके सामने टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। वे इतने चालाक थे और हर प्रश्न का उत्तर देने में बहुत ही माहिर थे, इसलिए वह बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। उनके सामने इसी चालाकी और हाजिर जवाबी के कारण उनके सामने कोई भी नहीं टिकता था। उनकी ज़िंदगी आराम से चल रही थी, चैन से, मगर जब से उनका एक ही बेटा था बच्चों, लेकिन जब से उनका बेटा बड़ा हुआ उनके लिए चिंता का कारण बनता गया। अब क्यों बना उनके लिए चिंता का कारण? क्योंकि वह बहुत ही भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था, जैसे लोनपोगार चालाक और हाजिर जवाब था ना, इस कारण। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? कि जब मैं नहीं रहूँगा तो इसका काम कैसे चलेगा, इसको दुनियादारी की समझ कैसे आएगी? ठीक है, तो एक दिन लोनपोगार ने क्या किया बच्चों, क्या किया उसने? उसको दुनियादारी की समझ सिखाने के लिए उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, किन्हें? 100 भेड़ों को, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, परंतु तुम इन्हें ना तो मारोगे और ना ही इन्हें बेचोगे। इन्हें वापस लाना, इन्हें मतलब किसे? 100 भेड़ों को वापस लाना, जो 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। रवाना मतलब होता है बच्चों भेज दिया। ठीक है, आगे देखिए। अब जो लोनपोगार है उसका बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए कहाँ थे? वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए एक सड़क के किनारे बैठ गया। ठीक है, जो उसको समस्या हो रही थी ना कि बिना पैसों के वो कैसे 100 के जो बोरे खरीदेगा, वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। ठीक है, तो उस लड़की ने क्या कहा कि तुम इतने दुखी क्यों हो? तो जो लोनपोगार है उसने जो उसके ऊपर बीत रही थी ना, जो सारी उसको समस्या लग रही थी, वो उसने उस लड़की को बता दी। तो उस लड़की ने कहा कि तुम इतने दुखी मत हो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने अब क्या किया? लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। ठीक है, उसने क्या करा बेटा, जो भेड़ों के बाल होते हैं ना, ये बाल है, इन बालों से क्या बनता है? इन बालों से ऊन बनती है, भेड़ों के बालों से। ठीक है, तो उसने उन बालों को उतारा, ठीक है, काटा और उन्हें बाजार बेच दिया। जो रुपए मिले उससे जौ के
100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब उससे उसे जो रुपए मिले, ठीक है, रुपए मिले, उससे उसने उसको क्या किया, 100 जौ के बोरे खरीदे और उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब उसको लगा लोनपोगार को कि उसका जो पिता है वह खुश हो जाएगा कि उसने उसका काम पूरा कर दिया है, ठीक है, कि उसके पिता खुश, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो आप बीती पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उसकी। तो आप बीती मतलब जो उसके साथ घटना बीती ना, ठीक है, जौन सी घटना उसके साथ बीती, तो उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए, ठीक है, उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और उठकर कमरे से बाहर चले गए। अब क्यों गए वो कमरे से बाहर? इसलिए गए बेटा क्योंकि जो यह सब दिमाग था उसका नहीं था। वह दिमाग किसका था? लड़की का था, ठीक है। वो तो उसको सिखाना चाहते थे ना दुनियादारी की समझ, लेकिन यहाँ पर लड़की ने उसकी सहायता की, इसलिए उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, फिर दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को दोबारा से बुलाया और कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया, कि पिछली बार तुमने भेड़ों के बाल उतारे थे, उसको उतार कर बेचना मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। और उसने कहा कि अब तुम फिर से उन भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना, और उनके साथ की जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। मतलब उसने सोचा लोनपोगार ने कि अब बाल तो इसने बेच दिया है, अब ये क्या करेगा, ठीक है, इसलिए उसने दोबारा से वही भेड़ें उसको दे दी। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने उसे क्यों यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। अब उसको यकीन हो रहा था कि वो जो लड़की है उसकी मदद के लिए दोबारा से आएगी, ठीक है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह लड़की आई। फिर ऐसा ही हुआ कि वह लड़की आ गई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। उसने फिर से जो अपनी उसकी बात है उसको कहा, अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर नहीं घुसने देंगे। वो कह रहा है कि अब बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिताजी मुझे घर पे नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए। अब इस बार देखो बेटा लड़की कितनी समझदार थी, है ना। उसने क्या किया, उसके सींग काट दिए, ठीक है। सींग भी बिकते हैं बाज़ार में, उससे कई सामान बनाया जाता है, सजावट का बनाया जाता है, ठीक है। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उसने 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। अब वो फिर खुश हो गया। उसने फिर से अपने पिताजी को कहा, ये रही भेड़े और ये रहे जौ के 100 बोरे, ठीक है। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। विजयी भाव होता है बच्चों जैसे उसको कितना विजयी, उसने अपने कार्य में जीत हासिल कर ली हो। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे, ठीक है। अब लोनपोगार भी बहुत चालाक था ना, तो उसने क्या कहा, उसने सोचा कि ये लड़की तो बहुत समझ चालाक है, ये तो हर काम करी जा रही है। तो उसने अपने बेटे को कहा कि उस लड़की से जाकर कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी चाहिए, ठीक है, बना कर दे। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। तो उसका बेटा जैसे ही उसने उस लड़की के पास गया और उसके पिता ने दोहराना मतलब रिपीट करना बेटा, ठीक है। उसने जैसे उसके पिताजी ने कहा था ना, उसने सेम वही उसको कहकर बताया। लड़की ने एक शर्त रखी। अब वो लड़की भी बेटा बहुत चालाक थी। उसने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना दूंगी, ठीक है। तो वो कह रही है कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी, कि मैं रस्सी बनाकर दे दूंगी लेकिन तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। अब लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी तो बन ही नहीं सकती, नहीं बन सकती ना राख की रस्सी, ठीक है। तो इसलिए उसने उसकी शर्त मान ली कि जब रस्सी ही नहीं बनेगी तो वो गले में कैसे पहनेगा।
ठीक है। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। अगले दिन उस लड़के ने क्या किया, देखो बेटा कितनी चालाक है। और मैंने बोला ना आपको राख की रस्सी कैसे बनाई है लड़की ने। क्या किया, उसने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, जितनी लंबी लोन पुगार ने कहा था, उसे पत्थर के सिल पर रख दिया। ठीक है, और उसे पत्थर के सिल पर रखा। उसने एक बड़ा ऐसे बेटा पत्थर का सिल लिया, पत्थर का मतलब टुकड़ा लिया जिस पे उसकी 9 हाथ लंबी रस्सी आ जाती। ठीक है, पत्थर पे आग नहीं लगती ना। ठीक है, और उस पत्थर पर उसने क्या किया, उस रस्सी को रखा। ठीक है, और वह रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। परंतु जो रस्सी है उसके आकार की जो राख है वह बच गई। ठीक है, वह सिल समेत लोन पुगार के पास ले गई। ठीक है, अब वो इसको सिल के समेत उठाकर, उसने राख को हिलाया नहीं ना उसको हाथ लगाया, उसने क्या किया, उसे सिल के समेत ही उठाकर लोन पुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोन पुगार रस्सी देखकर चकित रह गई, हैरान हो गया उसको देखकर। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। ठीक है, कि राख की रस्सी है उसको पहनना तो दूर की बात है, उसको हाथ भी हम कैसे लगा सकते हैं, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए, ठीक है, वो इतनी समझदार थी कि जो लोन पुगार अपने आप को बहुत चालाक समझता था ना, तो उसकी सारी चालाकी वहीं की वहीं रह गई। बिना वक्त गवाए लोन पुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ठीक है, तो मतलब उसको चिंता रहती थी ना बेटा अपने बेटे की कि वो बहुत सीधा साधा है, लेकिन उसको अब क्या हो गया था, एक समझदार लड़की मिल गई थी, तो उसने क्या किया, अपने बेटे की शादी उसके साथ करवा दी। ठीक है बेटा, समझ आ गया आप लोगों को। देखिए ये आपकी वर्कशीट है। शब्द अर्थ, हाजिर जवाबी, किसी बात का तुरंत जवाब देना। समस्या, कठिनाई, आप बीती, अपने साथ हुई कोई घटना। यकीन, विश्वास, भरोसा। असंभव, नामुमकिन। चकित, हैरान। होशियार, बुद्धिमान। रवाना, भेजना। हल करना, समस्या को सुलझाना। संदेश, खबर या समाचार। प्रस्ताव, बात रखना। ये बेटा इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको करवा रखे हैं ये सभी। ठीक है, लोन पुगार कौन था, तो लोन पुगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सैन गापो के मंत्री थे। लोन पुगार का बेटा कैसा था, तो लोन पुगार का बेटा सीधा साधा था। ठीक है, आगे देखिए, लोन पुगार ने अपने बेटे को कहाँ भेजा, तो लोन पुगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ों के साथ शहर भेजा। शहर में लोन पुगार के बेटे की मदद किसने की थी, तो किसने की थी बेटा, एक लड़की ने। ठीक है, आगे देखिए लघु प्रश्न उत्तर। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे से क्यों चिंतित थे, क्यों थे बेटा वो चिंतित, क्योंकि उनका जो बेटा है वह बहुत ही सीधा साधा था और भोला था। वे सोचते थे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन मतलब अपना जीवन किस तरह बिताएगा। ठीक है, उसने अपने बेटे को शहर की तरफ भेड़ों के साथ क्यों भेजा। मंत्री ने अपने बेटे को शहर और दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। ठीक है, कि उसको दुनियादारी की समझ आ जाए, इसलिए उसने उसको शहर भेजा। ठीक है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ इसलिए भेजा ताकि वह चतुर और चालाक समझदार बन सके। ठीक है, ताकि वो चालाक और चतुर बन सके। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको। आगे देखिए इसके प्रश्न। लोन पुगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए क्या कहा, तो क्या कहा था उसने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा था कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना और बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना,
100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। सबसे पहले मंत्री के बेटे की समस्या का हल लड़की ने कैसे निकाला? तो कैसे निकाला था बच्चों उसने सबसे पहले उसकी समस्या का हल? तो उसकी भेड़ों के बाल उतार कर उन्हें बाज़ार में बेचा। उससे उसे जो रुपए मिले उसने उससे 100 जौ के बोरे खरीद कर उसे घर भेज दिया। लड़की ने मंत्री के सामने क्या शर्त रखी? तो क्या शर्त रखी थी? मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हें उसे हाथ में गले में पहनना होगा। ठीक है, आगे देखिए लड़की ने राख की रस्सी कैसे बनाई? तो बच्चों कैसे बनाई थी? लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी को पत्थर के सील पर रख दिया। सील आएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे सील। ठीक है, उसे जला दिया। रस्सी जल गई मगर राख की रस्सी के आकार की राख बच गई। इस प्रकार लड़की ने राख की रस्सी बनाई। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, परंतु मैंने आपको लिख के दिया है। लोन पुगार का बेटा होशियार नहीं था। ठीक है, होशियारी और चालाक में क्या अंतर होता है? देखिए बेटा, होशियार मतलब समझदार और चालाक में क्या अंतर होता है? होशियार का अर्थ समझदार होना है। ठीक है, यह व्यक्ति समझदारी की बातें करता है। लेकिन चालाक का अर्थ होता है अत्यधिक चतुर। यह व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है। ठीक है, तो इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में सोचो और स्वयं लिखें। तो आपने भोला और बुद्धू का लिखना है। ठीक है, भोला क्या होता है और बुद्धू ये आप खुद लिखेंगे सोचकर। लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, क्यों? सोचकर लिखें। ठीक है, आप क्या कहोगे उसको, समझदार कि बुद्धिमान? ठीक है, दोनों है वो। ठीक है, समझदार भी है और वो बुद्धिमान भी है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, लोन पुगार के बेटे का चरित्र चित्रण लिखें। चरित्र चित्रण होता है उसके बारे में लिखना है। तो लोन पुगार का एक बेटा था, वह बहुत ही भोला था। उसके अंदर जरा भी होशियारी नहीं थी। वह बहुत ही सीधा साधा था। ठीक है, इसी व्यवहार के कारण लोन पुगार चिंता में रहता था। उसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। जब उसके पिताजी ने उसे शहर भेजा तो वह बहुत दुखी व उदास हो जाता है। ठीक है, वह स्वयं किसी भी समस्या का हल नहीं ढूंढ सकता है। वह लड़की की मदद से अपने पिताजी का दिया हुआ कार्य पूरा करता है। ठीक है, अतः लोन पुगार का बेटा बहुत ही भोला भाला था। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया? ये पाठ समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अब बेटा इसके साथ मैं आपको व्याकरण का पाठ भी करवाने जा रही हूँ। ठीक है, ये हमारा व्याकरण का दूसरा पाठ है, वर्ण विचार। क्योंकि आप लोगों की हफ्ते में एक वीडियो आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ मैं आपको व्याकरण का एक पाठ दूसरा पाठ करवाने जा रही हूँ। वर्ण। बेटा वर्ण क्या होते हैं? ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं वर्ण? पता है आप लोगों को वर्ण क्या होते हैं? ठीक है, वर्ण क्या होते हैं बेटा? आप में से किसी को पता है? अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ। मैंने लिखा क म ल। ठीक है, ये क अलग हुआ, म अलग हुआ, ल जमा ल। ठीक है, अब इसको जोड़कर हमने क्या लिख दिया? क म ल। ठीक है, तो बेटा ये हमारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। इनको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते क के। देखो कमल के हम टुकड़े कर सकते हैं। कमल को हमने तोड़ तोड़ कर कैसे लिखा? क म ल। लेकिन इसके टुकड़े, ठीक है, क आपने उसमें पढ़ा होगा, ऐसे करते हैं ना, क अ की आवाज़ आ रही है क्योंकि ये व्यंजन है ना। म की आवाज़ आ रही है। अ ल में अ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये बना हमारा क म ल। ठीक है, तो भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े, इसको हम कहते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम कहते हैं वर्ण। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, जो भाषा है हमारी उसकी सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे माँ, ओ। ठीक है, जैसे मोहन है बेटा, अब इसके हम टुकड़े करेंगे तो माँ,
हलंत जमा ओ, ठीक है, माँ पे ओ की मात्रा आ रही ना, तो ओ जमा ह, ठीक है, हलंत, इसको बेटा हलंत कहते हैं, जमा अ जमा न, हलंत जमा अ, तो ये क्या बन गया हमारा, मोहन, ठीक है, ये हो गया 6 ध्वनियाँ। तो इन वर्णों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, शब्द बनता है हमारा, जैसे मोहन शब्द बन गया, ठीक है। तो इसे ही हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब देखिए वर्णमाला, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट करते हो ना, ABCD, ठीक है, तो वर्णों का समूह मतलब जो इसका पूरा समूह होगा, वर्णों का जो पूरा समूह होता है बेटा, जैसे अ से अंग, क से ज्ञ, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। करते हो ना आप, अ से अंग तक, अ आ इ ई उ ऊ, है ना, और फिर क ख ग घ, ये, तो ये हमारा वर्ण कहलाता है। तो वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर व्यंजन, ठीक है। तो स्वर, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप वोवल बोलते हो इनको, हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं, स्वर। तो हमारे कितने स्वर होते हैं, 11। तो हमारे, ठीक है, इनकी विशिष्ट चिन्ह मात्रा होती है, ठीक है। तो हम कभी भी जो बेटा स्वर हैं उनकी मात्रा लगाते हैं ना, ठीक है, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, है ना, तो ठीक है। तो ये जैसे देखिए, ये है हमारे हिंदी के वर्ण, सॉरी बच्चा, स्वर, अ आ ई उ ऊ री ऐ ओ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, 11 स्वर हैं, ठीक है। अब इन स्वरों के भी आगे 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो स्वरों के कौन कौन से भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और कौन सा स्वर होता है, पल्लुत स्वर, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया इनको। अब देखिए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, क्या होते हैं ह्रस्व स्वर, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, उच्चारण मतलब बच्चों क्या होता है, बोलने में, ठीक है, बहुत थोड़ा समय लगता है। अब देखिए जैसे हमने सीधा बोल दिया, ई उ री, इनके लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लेना पड़ा, ठीक है। तो जिनके उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है वह हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो हमारे ह्रस्व स्वर कौन कौन से होंगे, जहाँ पर अ, ई, उ और री आएगा, ओके। दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना, लगभग 2 गुना समय लगता है, मतलब दुगना समय लगता है। अब देखिए हमारा ह्रस्व स्वर था, क्योंकि इसको हमें बहुत थोड़ा समय लगा। आ, पूरा मुंह खोला ना आपने, थोड़ा सा टाइम लगाया बोलने के लिए, मात्रा बोलने, आ ई ऊ, है ना, ए ऐ ओ, ठीक है। तो इनके लिए हमें क्या लगा, ज़्यादा समय लगा, दुगना, थोड़ा ह्रस्व स्वर से ज़्यादा दुगना समय लगा। तो ये हमारे दीर्घ मतलब बड़ा होता है ना, ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए इनके में ज़्यादा समय लगता है। तो जो बड़ी मात्रा वाले हैं बेटा, वो हमारे क्या आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में, ठीक है, आ ई उ ए ऐ ओ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, दीर्घ स्वर है। अब नंबर 3 आता है पल्लुत स्वर। तो पल्लुत क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, ठीक है, ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, ठीक है। तो मतलब उनके उच्चारण में दीर्घ से भी और ह्रस्व से भी ज़्यादा समय लगता है, जैसे ओम, ठीक है। तो ओम शब्द में ये जो ओम में बीच में आ रहा है ना, ये पल्लुत स्वर है, ठीक है, बोलते हैं ना हम ओम, तो ये हमारा क्या है, पल्लुत स्वर है। आगे आप लोगों को समझ में, तो ये तो हमारा स्वर था, ठीक है। अब देखिए व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्वर हो गया, ठीक है, ये स्वतंत्र होते हैं, ये बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं और इनकी अपनी मात्राएं होती हैं स्वरों की, ठीक है। अब व्यंजन देखिए, व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इनके उच्चारण मतलब इनके बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या
33 होती है, ठीक है। स्वर तो 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। तो ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए व्यंजन के भेद, इसको भी आगे 7 भागों में डिवाइड किया गया है। स्पर्श व्यंजन ये 5 वर्गों में विभक्त हैं, मतलब इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। क वर्ग वाले, ठीक है, क वर्ग वाले मतलब क ख ग घ ढ। च में च छ ज झ ण, ठीक है। ट में ट ठ ड ढ ण। त में त थ द ध न। प में प फ ब भ म। तो ये सभी हमारे क्या आते हैं, स्पर्श व्यंजन में। तो आप याद रखेंगे क वर्ग वाले, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग वाले स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है, मतलब इनकी ये 4 होते हैं। तो य र ल व, ठीक है। प वर्ग तक तो ये हमारे सभी आगे स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, ये जो 4 हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखिए ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। तो श से शलगम, श से षटकोण, स ह, ये हमारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं बेटा, ठीक है। इनके उच्चारण में मुख से बाहर गर्म वायु निकलती है, ठीक है। मतलब जब भी हम इनको बोलते हैं ना तो ऊष्म मतलब गर्म होता है, तो गर्म वायु निकलती है, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, श, श, स, ह, ठीक है। तो इनको जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, गर्म हवा निकलती है। तो ये है 4 होते हैं। आगे देखिए अतिरिक्त व्यंजन, वर्णमाला के अंतर्गत 2 व्यंजन ड और ड आते हैं ना हमारे उसमें, ठीक है। ड से डमरू, ड से ढक्कन बोलते हैं, के नीचे बिंदु लगाने पर 2 नए व्यंजन बनते हैं। कहीं कहीं पर बेटा देखते हैं हम ड सिंपल आता है, ड सिंपल आता है, इनके नीचे बिंदु नहीं होते। लेकिन जब हम इनके नीचे बिंदु लगा देते हैं तो यह हमारे अतिरिक्त व्यंजन बन जाते हैं, ठीक है। ये कभी भी शब्द आरंभ नहीं करते हैं। बेटा डमरू देखा आपने, डमरू से हमारा शब्द आरंभ होता है, उसके नीचे बिंदी नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन पहाड़ी लिखते हैं हम, अभी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। देखिए डमरू, डमरू, डमरू। अब हम लिखेंगे पहाड़ी, ठीक है। ये देखिए ये हमारा अतिरिक्त व्यंजन आ गया, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, ये हमारा क्या है, अतिरिक्त व्यंजन है, ठीक है। जैसे क वर्ग में ड आ गया ना, ठीक है। ये ट वर्ग में द, ये तो स्पर्श व्यंजन में आ गए। लेकिन क्या हुआ जब हमने इनके नीचे बिंदी लगा दी, जैसे ढक्कन, ढक्कन, है ना, ठीक है। तो इनके जिनके नीचे बिंदी लग जाएगी तो वो हमारे क्या आ जाएंगे, अतिरिक्त व्यंजन में आ जाएंगे। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़। तो ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, ठीक है, 2 जोड़कर बनते हैं। अब देखिए कौन कौन से, जैसे जो श है वो क जमा श से बनता है, श क्षत्रिय। त्र त जमा र से, ठीक है, ठीक है, पवित्र। ज्ञ ज, ये ज जमा अन, ठीक है, ज्ञानी बनेगा इससे। श्र श जमा र, श्रमिक, ठीक है बेटा। ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। आगे देखिए द्वित व्यंजन, जब एक व्यक्ति एक व्यंजन अपने जैसी ही ध्वनि से संयुक्त होता है, मतलब 2 बार जब उस ध्वनि को रिपीट किया जाता है, बोला जाता है, दोहराया जाता है, ठीक है, तो उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए क जमा क, क हलंत जमा क बन गया मक्का, है ना, जिसमें आधा बीच में आधा शब्द आता है, फिर उसके बाद वो पूरा हो जाता है। तो वहाँ पे आप याद रखेंगे द्वित व्यंजन है। ब जमा ब डिब्बा, है ना, ठीक है बेटा। आगे देखिए अयोगवाह, तो अयोगवाह ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, ये संख्या में 3 होते हैं, अ, अंग और अह, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अंग का प्रयोग चंदन, कंगन, ठीक है, जो हम बिंदी लगाते हैं। अंग का प्रयोग आंवला, चांद, जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। और
अह का प्रयोग प्रातः विसर्ग अतः, ये विसर्ग में आता है, ठीक है। तो इनका प्रयोग हम ऐसे करते हैं। तो अंग को हम कहते हैं बच्चों अनुस्वार, याद रखेंगे आप, ठीक है। नाक से झनकार के रूप में होता है, मतलब यह नाक से बोला जाता है, ठीक है। तो अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं, अंग वालों को जिनकी बिंदी लगती है। अनुनासिक अंग जिनकी ऊपर बिंदी लगती है, चंद्र बिंदु लगती है, वह अनुनासिक कहलाते हैं। अंधेरा, मुंह, आँख आदि, ठीक है। और अह विसर्ग, ठीक है, यह संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम विसर्ग कहते हैं। समझ आ गया बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारे थे वर्ण। अब आगे देखिए, आपको एक्सरसाइज दी गई है, आप इसे खुद करेंगे। मैं आपको एक अभ्यास कार्य करके बताती हूँ। निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। आपने गीत का करना है, ग जमा अ, सॉरी बच्चों, गीत है ना, सॉरी, ग जमा ई, ठीक है। बड़ी की मात्रा है, जमा त हलंत अ, गीत, ठीक है। ऐसे आप किताब का करेंगे, पहले नहीं लगाएंगे मात्रा, कहीं आप पहले लगा दो। क जमा ई जमा त जमा आ की मात्रा आ रही है ना, ब जमा जिस पे कोई मात्रा नहीं होगा उसके साथ छोटा अ आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ऐसे आप मोर और सवेरा की लिखेंगे। अपने निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत का निशान लगाएंगे। दीर्घ स्वरों की संख्या 5 होती है, मैंने 5 बताई आपको। दीर्घ स्वरों की संख्या नहीं, 7 होती हैं ये, ठीक है, 5 नहीं होती। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, सही, व्यंजन उन्हीं की सहायता से बोले जाते हैं ना। क वर्ग अंतस्थ व्यंजन है, नहीं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है क वर्ग। अह अयोग वहा है, यस, है ना, अयोग वहा में आता है ना, वो इसी का भेद है, विसर्ग, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के सामने आपने ये स्माइली बनानी है, ठीक है, और द्वित वालों के सामने आपने क्या बनाना है, कौन सा, क्या कहते हैं बच्चों इसको, जो हंस नहीं रहा, ठीक है। तो संयुक्त कौन सा है, ये कौन सा है हमारा, ज्ञाता, ज्ञाता कौन सा है हमारा, ज्ञ, संयुक्त ज और अना से बना गया, ठीक है। तो ये स्माइली। बल्ला द्वित है ना, इसके सामने ये त्रिशूल संयुक्त, ये, ठीक है। श्री, श्री भी हमारा क्या है, संयुक्त है, ठीक है। और भिन्न हमारा क्या है, द्वित है। देखिए 2 शब्द जुड़ रखे हैं ना, भिन्न, बल्ला, ठीक है बेटा, समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपकी हिंदी की कार्यपत्र का भी है, इसे आप ढंग से कीजिए अपनी कॉपी पे, नीट एंड क्लीन। ओके, धन्यवाद बच्चों।